जीत या हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। यह पंक्ति पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सोच को, उनके जीवन दर्शन को यथार्थ रूप से चरितार्थ करता है। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के जीवन गाथा का तीसरा एपिसोड लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। उनके पूज्य पिताजी जामुनदास जी को क्या पता था कि मेरा बेटा एक दिन मेरे परिवार, मेरे गांव का ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी पहचान कायम करेगा और अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर भारत का द्वितीय अंबेडकर के नाम से संबोधित किया जाएगा। पूज्य पिताजी जामुनदास जी चाहते थे कि मेरे बेटे उच्च शिक्षा ग्रहण कर बड़े अधिकारी बने और अपने कुल खानदान और अपने गांव का नाम रोशन करें। गांव शहर बन्नी, जहां के रहने वाले लोग मिडिल तक की भी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, यानी उस गांव में मिडिल पास करने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो मिडिल से नीचे ही थे। वैसे माहौल में एक पिता की सोच, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का जो संकल्प था, उस गांव में रहने वाले एक पिता की जो सोच थी, जो गांव बाकी जगहों से कट जाया करता था बरसात के दिनों में, जहां कोई सुविधाएं नहीं थी, जो 4 नदियों से घिरा हुआ जगह था, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी नदियों को पार करके बाहर जाना पड़ता था। लेकिन स्वर्गीय पासवान जी के पिताजी का ये दृढ़ संकल्प था कि कुछ भी हो जाए, जिस गरीबी और अपमान भरी जिंदगी को उन्होंने जिया है, उस जिंदगी को वो अपने बच्चों को जीने नहीं देंगे। और उनका दृढ़ निश्चय और संकल्प था कि वे अपने बच्चों को बड़ा पदाधिकारी बनाएंगे। जन्म के समय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी अपने ननिहाल कुशेश्वर स्थान में थे। पूज्य पिताजी जामुनदास जी ने उनको कुशेश्वर स्थान से शहर बन्नी बुला लिया और अब उन्हें चिंता होने लगी कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की शिक्षा दीक्षा कैसे कराई जाए। उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शहरबन्नी से सटे 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी पार करने के बाद एक जगह था तिलकपुर, जो दरभंगा जिला में है। और तिलकपुर में एक मदरसा चलता था, एक झोपड़ी में चलता था। पूज्य पिताजी जामुनदास जी ने उसी मदरसे में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का एडमिशन कराया। प्रतिदिन नदी को पार करके उस स्कूल में जाना पड़ता था। छोटे थे, बहुत छोटे थे। उस स्कूल में लगभग 4 महीनों तक पढ़े, क्योंकि बाकी के शेष महीनों में नदियों का जल स्तर बढ़ जाने के चलते नाव से भी कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कि इसको पार करके बच्चों को वहाँ स्कूल में ले जाया जाए। तो लगभग 4 महीने वहाँ पढ़े। अलिफ बे ते से ज़्यादा नहीं सीख पाए। अब जब घर पर रहने लगे तो पिताजी को अब चिंता सताने लगी कि इसकी आगे की पढ़ाई कैसी हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न घर पर ही शिक्षक को बुला लिया जाए। इसके बारे में कई लोगों से बात की। कुछ लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर समस्तीपुर जिला में एक गांव है, नरहर गांव। हालांकि वो एक शहर है, लेकिन उसको नरहर गांव कहा जाता है।
वहाँ पर मैट्रिक पास कन्हैया लाल रहा करते थे। पिताजी ने कन्हैया लाल जी से बात की, वो तैयार हो गए और शहर बन्नी आकर के रहने लगे। उनकी सारी व्यवस्था पूज्य पिताजी जामुनदास जी ने किया। वहीं पर रह करके रामविलास जी और भी लोगों को, उनके भाइयों को, ममेरे चचेरे जितने भी भाई थे, एक दो गांव के भी लड़के थे, सबको वो पढ़ाने लगे। कन्हैया लाल जी हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी के अलावा कैथी भाषा के भी जानकार थे। उस समय बहुत पहले, अब कैथी भाषा नहीं है, लेकिन पहले कैथी भाषा एक व्यावसायिक भाषा हुआ करती थी जिससे व्यापार किया जाता था। तो उसको भी उन्होंने पढ़ाया और रामविलास जी कैथी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। अब शहर बन्नी के पश्चिम एक जगह है जगमोहरा, नदी को पार करने के बाद 1-2 साल की पढ़ाई के बाद घर पर कन्हैया लाल जी पढ़ा रहे थे, तो जामुनदास जी को ये चिंता सताने लगी या सोचने लगे कि ठीक है, टीचर बुला करके, तो शिक्षक बुलाकर हम घर पर इन बच्चों को पढ़वा रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट अगर लेना होगा तो स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो स्कूल में एडमिशन भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया कि जगमोहरा में प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पर इन बच्चों का एडमिशन करा दिया गया, जिसमें पद्म भूषण रामविलास पासवान जी भी थे। और वहाँ पर एडमिशन इनका 4th क्लास में किया गया, तीसरी क्लास में, शायद 3री या 4थी क्लास में एडमिशन कराया गया। अब जगमोहरा ले आने की जिम्मेवारी कन्हैया लाल जी की थी। घर पर भी पढ़ाते थे और साथ में वहाँ इन लोगों को लेकर के जगमोहरा जाया करते थे। इस तरह से इनका स्कूल में एडमिशन हुआ। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि कन्हैया लाल जी की नौकरी हो गई और वो VLW, ये एक पंचायत लेवल का एक सरकारी कर्मचारी होता है, तो VLW में उनकी बहाली हो गई। और VLW की नौकरी होने के बाद कन्हैया लाल जी पढ़ाना बंद कर दिए और इधर इन लोगों का एडमिशन, हमारे पासवान जी का एडमिशन जगमोहरा में हुआ था। तो कुछ दिन तक पूज्य पिताजी जामुनदास जी इन लोगों को ले आते थे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इसी बीच पंडित रमाकांत जी से मुलाकात होती है और रमाकांत जी तैयार हो जाते हैं इन बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने के लिए। इस तरह से रमाकांत जी के साथ जगमोहरा विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद जगमोहरा के प्रधानाध्यापक गीता बाबू रामविलास जी के साथ शहर बन्नी आए। पूज्य पिताजी जामुनदास जी से मिले। जामुनदास जी मिले उनसे। हेडमास्टर साहब ने, यानी गीता बाबू ने, यह प्रस्ताव रखा कि जामुन बाबू ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसी गांव में एक विद्यालय की स्थापना आप लोग कर देते। उस समय की विद्यालय समिति द्वारा चलाई जाती थी और सरकार से मान्यता प्राप्त होता था। गीता बाबू का ये प्रस्ताव जामुनदास जी को बहुत अच्छा लगा। वो थे बहुत सामाजिक आदमी, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। सामाजिक कार्यों में, समाज के हितों में जो भी करना पड़ता वो हमेशा तैयार रहते। यहाँ तो शिक्षा की बात थी और आप जानते हैं कि शिक्षा हमारे समाज में, शिक्षा का क्या महत्व है। लोग 2 रोटी कम खा लेते हैं लेकिन चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम जरूर पढ़ाएं। उस दौर में गांव में एक सभा बुलाई गई और सभी लोग सर्वसम्मति से
इस प्रस्ताव का सब लोगों ने समर्थन किया। सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोली जाएगी। इसके लिए जमीन की जरूरत हुई। सब लोगों ने जिसकी जितनी यथाशक्ति थी जमीन दान में दी। जामुनदास जी ने भी 5 से 7 कट्ठा जमीन स्कूल के लिए दान में दे दी। और उस समय तात्कालिक व्यवस्था, आज के समय में तो बिना बिल्डिंग बनाए हुए कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उस समय झाड़ फूस की झोपड़ी बना करके पठन पाठन का कार्य शुरू हो गया, अध्यापन का कार्य शुरू हो गया। सरकार ने मान्यता भी दे दी स्कूल को। इस तरह रामविलास पासवान जी 4वीं और 5वीं कक्षा और उनके भाई लोग उसी अपने ही गांव के प्राथमिक स्कूल में से पूरी की। 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ाई। 5वीं के बाद जब 6ठी में एडमिशन का समय आया तो ये 6 किलोमीटर स्थित गांव से, सरबनी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मघौना गांव है और वहां पर मिडिल तक की पढ़ाई होती थी। तो उस मघौना में रामविलास पासवान जी का एडमिशन, मघौना के स्कूल में रामविलास पासवान जी का एडमिशन कराया गया। 6ठी और 7वीं तक की पढ़ाई उन्होंने मघौना में की। इस दौरान मघौना चूंकि कुछ दूरी पर था, पैदल जाना था, पैदल आना था, तो गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में, खास करके गर्मी के मौसम में जब ये जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए, तो उसी स्कूल के बगल में एक शिव मंदिर हुआ करता था और धूप निकल जाने तक, थोड़ा शाम हो जाए, धूप हल्की हो जाए, उस समय तक वो उसी शिव मंदिर में बैठ करके आराम करते थे। इंतज़ार करते थे कि धूप में कमी आए तब वो घर जाए। ये हमारे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की प्राथमिक तक, मिडिल तक पढ़ाई का जो उनका यात्रा रही है, किस तरह से उन्होंने मिडिल की पढ़ाई की, उस पर मैंने एक संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस बीच उनके जीवन से संबंधित 2 रोचक कहानियां भी हैं। अगले एपिसोड्स में मैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करूंगा, उनके छात्र जीवन के बारे में बात करूंगा और छात्र जीवन से किस तरह से वो राजनीति में प्रवेश किए, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज 2 रोचक उनके साथ कहानियाँ हैं। एक कहानी उनका घोड़े के लिए हट करना और दूसरी कहानी रेलगाड़ी की है। पहले हम बात करते हैं उनके बाल स्वभाव के बारे में, बाल हट जिसको हम कह सकते हैं। कुशेश्वर स्थान से सटा हुआ एक तालाब था और उस तालाब पर एक बाबा की कुटिया थी। बाबा का नाम था अनूप दास। उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। पूज्य पिताजी जामुनदास जी बाबा अनूप दास के बहुत प्रिय शिष्य थे। बाबा में उनकी श्रद्धा थी। जब भी कुशेश्वर स्थान जाते तो बाबा से जरूर मिलते। कई बार पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के साथ भी वो बाबा से मिलने गए, अनूप दास जी से मिलने। अनूप दास जी रामविलास जी को बहुत मानते थे, आशीर्वाद देते थे। उनका आशीर्वाद था उनके सर पर। कहा करते थे कि जामुनदास जी, आपका बच्चा बहुत भाग्यशाली है, कर्मठ है, इसका भविष्य उज्ज्वल है, एक न एक दिन आपके पूरे खानदान का ये नाम रोशन करेगा। बाबा जी के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। रामविलास जी को घोड़ा भा गया और वो जिद पर अड़ गए कि हमको ये घोड़ा चाहिए। पिताजी लाख समझाते थे लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बालहट, घोड़े के प्रति लगाव। ऐसे भी पद्म भूषण रामविलास पासवान जी पशुओं के प्रेमी थे। पशुओं से एक बेहद लगाव था उन्हें, बहुत प्रेम करते थे। बाबा अनूप दास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जामुनदास जी को बुलाया। बोले कि काहे बच्चे को डांटते हो, बच्चा है, पशुओं से तो प्यार करना
इसके स्वभाव में है। एक काम करते हैं कि हमारे पास इस घोड़े का एक बच्चा है, उसको हम दे देते हैं और लेकर के चले जाओ। रामविलास जी बहुत खुश हुए। अपने पूज्य पिताजी जामुनदास जी के साथ उस घोड़े के बच्चे को लेकर के अपने गांव आए। उस घोड़े के साथ रहना, खेलना, उसको समय पर खाना देना, पानी देना, उसके साथ बैठे रहना घंटों, उसे दुलारना, पुचकारना। जब भी रामविलास जी स्कूल से आते थे तो सबसे पहले दौड़ करके अपने घोड़े के पास जाते थे, घंटों उसके साथ बैठे रहते थे, उसको चारा खिलाते थे, उसको नहलाते थे, सहलाते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि जब वो स्कूल से लौट करके आए और अपने घोड़े के पास गए तो देखिए कि घोड़ा जमीन पर लेटा हुआ है, निस्तेज पड़ा हुआ है, उसकी सांसें बंद हैं, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उन्हें तो एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। वो घर जाकर के पिताजी से पूछे, माँ से पूछे कि माँ, घोड़े में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, न हिनहिना रहा है, न उठ रहा है, न सांस ले रहा है। माँ ने समझाया कि बेटा, घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। रामविलास जी के बाल हृदय को बहुत ठेस पहुंची। ये घटना उनके जीवन के उन दुखद घटनाओं में से एक थी। हर किसी के जीवन में कुछ घटनाएं बेहद दुखद होती हैं, जीवन भर उसे कोई भूल नहीं पाता है। कहा जाता है कि रामविलास जी जब घोड़े की चर्चा होती थी, इस कहानी की इसके बारे में बातचीत होती थी, तो वो रुआंसे हो जाया करते थे। इसके बाद बहुत दिनों तक वो एकांत में रहने लगे। शायद उस घोड़े का जाना उनके बाल हृदय को अत्यंत विचलित कर दिया। खैर, दूसरी घटना रेलगाड़ी की है। ये बहुत ही रोचक घटना है। हम लोगों के ग्रामीण परिवेश में या हमारे समाज में एक प्रचलन है। प्रचलन ये है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और अपने ससुराल जाती है डोली में बैठ करके या कार से रुक जाती है, जो भी साधन हो, तो एक परंपरा है कि उसके साथ उसका छोटा भाई भी जाता है। इसी परंपरा के तहत पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की चचेरी बहन की शादी सहरसा से सटे, उसमें सहरसा नया नया जिला बना था, उससे सटे एक गांव था सिटीनाबाद। उस सिटीनाबाद में उनकी चचेरी बहन की शादी हुई थी। जब बहन की विदाई हुई और बहन ससुराल जाने लगी तो बहन के साथ साथ रामविलास पासवान जी भी साथ में गए। तब उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी और वो साथ साथ अपनी बहन के साथ ससुराल चले। बहुत दिनों तक रहे। अपने जीजा जी के साथ सहरसा आना जाना उनका लगा रहा। लगभग सहरसा से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। 5 किलोमीटर पैदल सहरसा जाना, फिर सहरसा से 5 किलोमीटर लौट करके आना। सहरसा और रेलवे लाइन था उस समय, तो रेलवे लाइन, ये सहरसा से जो रेलवे चलती थी वो सिटीनाबाद से होकर के, उसी रास्ते से होकर के रेलवे लाइन था, पास किया था, ट्रेनें चला करती थी। शहरबन्नी के रहने वाले रामविलास जी कभी ट्रेन नहीं देखे थे, ट्रेन पर चढ़ना तो दूर। ऐसे ही एक दिन मजाक मजाक में जीजा जी ने कहा कि रामविलास ट्रेन पर चढ़ोगे? रामविलास जी का इतना सुनना उनके बाल मन को भा गया, तो कभी ट्रेन पर चढ़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम चढ़ेंगे ट्रेन पर। जीजा जी ने देखा कि एक मालगाड़ी खड़ी है। वो जानते थे कि ये मालगाड़ी वहीं रुकेगी जहां हम लोगों को उतरना है, क्योंकि वहां के रहने वाले थे, उनको पता था। बोले कि चलो आज मालगाड़ी के डब्बे में हम लोग बैठ जाते हैं। और मालगाड़ी का एक डब्बे खाली थे, एक डब्बे में वो लोग बैठ गए। गार्ड से नजरें बचा करके बैठ गए।
15-20 मिनट के सफ़र के बाद उस जगह मालगाड़ी रुकी जहाँ उतरना था। गाड़ी से ये लोग उतरे। आप सोच सकते हैं कि वो कितना आनंदपूर्ण क्षण रहा होगा। हम लोग भी बचपन में जब गांव में ट्रैक्टर हुआ आता था किसी किसी का, या बैलगाड़ी या जाती थी, तो हम लोग झूल करके कुछ दूर तक दौड़ करके झूलते थे और झूल करके कुछ दूर तक जाते थे। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर झूल करके बैलगाड़ी के पीछे दौड़ते हुए हम लोग भागते थे। एक उस बचपन में ये आनंद के क्षण हुआ करते थे। रामविलास पासवान जी के मालगाड़ी के डिब्बे में बैठना उनके लिए एक अविस्मरणीय घटना थी, अद्भुत घटना। लेकिन उस मालगाड़ी के गार्ड को क्या पता था, या रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों को क्या पता था कि छुप छुपा करके जो लड़का मालगाड़ी के डिब्बे में बैठा है एक दिन इस देश का रेल मंत्री होगा, और रेल मंत्रालय स्पेशल सैलून ट्रेन लेकर के रामविलास पासवान जी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल सैलून ट्रेन चलाई जाएगी। क्या पता था कि सारे रेलवे के उच्च अधिकारी उसी लड़के के सामने नतमस्तक होंगे। कोई नहीं जानता किसी के भाग्य को। रामविलास जी के जीवन, संघर्ष और संकल्प को हम नमन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग उनके छात्र जीवन की राजनीति और उनका जो संघर्ष रहा उस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने डीएसपी की नौकरी को लात मार करके राजनीति में प्रवेश किया। बेहद रोचक उसके साथ किस्से जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।